नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पहले संक्षिप्त चर्चा की थी। वैसे 2 क्लास हो चुकी है मेरी, एक आधुनिकता पे और उत्तर आधुनिकता पर। लेकिन आधुनिकता और आधुनिकीकरण में थोड़ा अंतर है। आधुनिकता आज के समाज की एक प्रमुख विशेषता है, एक स्थिति है, और आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिससे परंपरागत समाज है वो आधुनिक समाज में कन्वर्ट हो रहा है। और ये प्रक्रिया बहुआयामी है, यानी एक तरीके से कोई आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। राजनीति में आधुनिकीकरण हो रहा है, संस्कृति में हो रहा है, सामाजिक रूप से हो रहा है, धार्मिक रूप से हो रहा है, आर्थिक रूप से हो रहा है, धार्मिक रूप से हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो आज इस क्लास में हम आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा, प्रक्रिया, विशेषता और महत्वपूर्ण बुक्स, सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? आधुनिकीकरण एक ऐसा कंसेप्ट है कि वैसे तो हम समाजशास्त्र में कोई भी ऐसी थियरी नहीं है कि जिसकी एक परिभाषा दी जा सके। जितने थिंकर्स है उतनी ही डेफिनेशन है, पर सब में विरोधाभास है, क्योंकि एक अमूर्त कंसेप्ट को परिभाषित करना बहुत ही कठिन होता है, अत्यंत कठिन होता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन की, तो ये तृतीय विश्व है। जो गिडेंस ने 3 प्रकार के विश्व की बात कही थी। प्रथम विश्व, फर्स्ट वर्ल्ड, जिसमें विकसित देश थे। द्वितीय विश्व, जिसमें साम्यवादी देश थे। और तृतीय विश्व जो विकासशील देश है, जो लगभग कहीं ना कहीं उपनिवेश के शिकार रहे हैं, उपनिवेश के शिकार रहे हैं। अंग्रेजों के या जो भी डेनमार्क है, पुर्तगाल है, इनके कहीं ना कहीं उपनिवेश है वो कॉलोनीज के रूप में रहे हैं। तो जब इन्होंने यहां पे आधिपत्य स्थापित किया तो एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय इन देशों में हुआ, और उसके बाद जो आज तक जारी है। तो इसके लिए मुख्य रूप से आधुनिकीकरण शब्दावली का प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से तृतीय विश्व की जो चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में पश्चिमी सामाजिक विज्ञान की प्रतिक्रिया के रूप में भी यहां पर भी कुछ चीजें हैं वो बदल रही है, उसके लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रक्रिया है वो तार्किकता। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता, अगर हम इमाइल दुर्खिम की बात करते हैं तो इमाइल दुर्खिम ने जो यांत्रिक एकता से सामूहिक एकता की बात की थी, यानी औद्योगिकरण की बात कही थी, वो आधुनिकीकरण की ओर कदम है। मार्क्स ने जो पूंजीवादी समाज की बात कही थी वो आधुनिकीकरण की तरफ है। मैक्स वेबर ने जो तर्क संगतता, तार्किकता, रेशनलिटी की जो बात कही थी वो मॉडर्नाइजेशन है। तो तार्किकता, वैज्ञानिक सोच, नई टेक्निक्स, नई न्यू टेक्नोलॉजी जो हो रही है, मुख्य रूप से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना और जनसंचार के साथ के अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उनका योगदान महत्वपूर्ण है। नगरीकरण, लोकतांत्रिकरण, संवैधानिकरण जैसे तत्व है वो इस प्रक्रिया में शामिल है। तो हम अगर मॉडर्नाइजेशन को परिभाषित करने का प्रयास करें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि यह एक औद्योगिकरण एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी एक सीमित या संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक मैं जब कह रहा था कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विलोम है। अगर हमें मॉडर्नाइजेशन को समझना है, आधुनिकीकरण को समझना है, तो हम परंपराओं के विलोम शब्द के रूप में, अपोजिट के रूप में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
वैसे आधुनिकता आज का कंसेप्ट नहीं है। प्रत्येक जमाने के अंदर प्रत्येक पीढ़ी को अपनी पीढ़ी से शिकायत रहती है कि ये पीढ़ी तो बहुत बदल गई है, यानी मॉडर्न हो गई है। प्रत्येक सास को अपनी बहू से शिकायत रहती है कि बहू है वो मॉडर्न आ गई है। आज से नहीं है, हजारों सालों से ये सिस्टम चला रहा है। तो वो है, लेकिन हम जो यहां पे आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं वो इस वैज्ञानिक सोच, तार्किकता, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इन सब के बदला जो प्रक्रिया बदल रही है, परंपराओं के स्थान पे ये नई चीजें आ रही है, इनके लिए करते हैं। तो एक आधुनिक परंपरागत समाज आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। एस सी दुबे ने इसकी बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक व्यवस्थाओं के स्थान पर, पारंपरिक व्यवस्था में क्या होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी पारंपरिक समाज होगा तो लंबे समय से परंपराओं को, कस्टम्स को जारी रखा जाएगा, कस्टम्स को जारी रखा जाएगा। रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावा, खान पान, रहन सहन, सब कुछ ट्रेडिशनल होगा। भारत में हजारों साल तक जाति आधारित समाज रहा। दुनिया में कहीं किसी और प्रकार से समाजों का निर्धारण होता रहा, यानी व्यक्ति की जो पहचान है उस पहचान में जन्म महत्वपूर्ण था, उसके कर्म महत्वपूर्ण नहीं थे। लेकिन जब जन्म महत्वपूर्ण होता है, रीति रिवाज महत्वपूर्ण होता है, तो वो परंपरागत समाज है। और जब जन्म आधारित पहचान समाप्त हो जाती है, धर्म का स्थान तर्क ले लेता है, राज व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलने लगती है, तो वो परंपराओं को त्यागने जैसा है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पारंपरिक व्यवस्थाओं के स्थान पर इच्छित मूल्यों, प्रेरणाओं, आदर्श नियमों को महत्व दिया जाता है। डेनियल लर्नर ने, इनकी पुस्तक है पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, 1958 के अंदर ये लिखते हैं कि आधुनिकीकरण अशांति युक्त सकारात्मक भावना है। अशांति युक्त यानी क्रांतिकारी। अशांति युक्त का मतलब यहां क्या है कि क्रांतिकारी सकारात्मक भावना है। क्या है अशांति का यहां पे? क्रांतिकारी। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मॉडर्नाइजेशन के बारे में लिखी गई है, द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ये एक क्रांतिकारी सकारात्मक भावना है जो सार्वजनिक और निजी आकांक्षाओं को प्रभावित करती है। लर्नर आधुनिकीकरण को पश्चिमी मॉडल, वैसे पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में बहुत अंतर है। पश्चिमीकरण एक ब्रिटिश और मुख्य रूप से पश्चिम देशों का हो सकता है मॉडल, और आधुनिकीकरण में कोई जरूरी नहीं है कोई मॉडल हो, खुद का भी मॉडल हो सकता है। रशिया का भी मॉडल लिया जा सकता है। अमेरिका का जो मैकडोनाल्ड रेस्तरा चेन है वो आज पूरी दुनिया के अंदर, फोर्डवाद पूरी दुनिया के अंदर एक नई प्रकार की तकनीक विकसित कर रहा है, आधुनिकीकरण के नए मॉडल पेश कर रहे हैं। तो यानी आधुनिकीकरण किसी एक देश से या किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ये संपूर्ण विश्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन लर्नर आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण के समान ही समझते हैं। इसके पश्चिम मॉडल को वो स्वीकार करते हैं और इसे नगरीकरण, साक्षरता और संचार के विकास से जोड़ते हैं। एमएन श्रीनिवास क्या कहते हैं कि यह बहुदिशात्मक है, क्योंकि एमएन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का भी प्रयोग किया,
इन्होंने आधुनिकीकरण की पर भी विस्तार से चर्चा की, लौकिकीकरण की भी चर्चा की, धर्मनिरपेक्षीकरण की भी चर्चा की, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट लिए। तो इन्होंने आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की है और इन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण एक बहुदिशात्मक प्रक्रिया है, बहुदिशात्मक प्रक्रिया है, लेकिन इसे तटस्थ अवधारणा नहीं मानते। एमएन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण को तटस्थ अवधारणा माना है, यानी ये नहीं कहते कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन आधुनिकीकरण के संदर्भ में ये जरूर कहा जाता है, मुख्य रूप से एमएन श्रीनिवास ये जरूर कहते हैं कि ये अच्छाई के लिए परिवर्तन है। यानी जब किसी एक चीज के लिए अच्छे बुरे के प्रति हम झुक जाते हैं तो हम तटस्थ नहीं रहते हैं, निष्पक्ष नहीं रहते हैं। तो पश्चिमीकरण को तो एमएन श्रीनिवास ने एक तटस्थ अवधारणा माना है, लेकिन आधुनिकीकरण को तटस्थ अवधारणा नहीं मानते हैं। और इन्होंने ये 3 क्षेत्र बताए हैं मॉडर्नाइजेशन के, एक भौतिक या तकनीकी क्षेत्र, दूसरा सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, तीसरा ज्ञान और मूल्यों में परिवर्तन। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र बताए जहां पे आधुनिकीकरण आ रहा है। टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक संस्थाओं में विवाह परिवार नातेदारी में परिवर्तन आ रहा है, जो हमारे मूल्य हैं, हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो बदल रहा है। तो इन तीनों के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की है आधुनिकीकरण की। स्टुअर्ट ने लिखा है कि आधुनिकीकरण के कुल 5 विशिष्ट गुण हैं। कितने विशिष्ट गुण हैं? 5 विशिष्ट गुण है। बौद्धिक गुण, बौद्धिक गुण का मतलब है कि हम धर्म के स्थान पे तर्क करने लग गए हैं, बुद्धि का प्रयोग करने लग गए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हम सिर्फ धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम मुद्रा विनिमय की बात करते हैं। धर्म रूप से देखें हम तो अभौतिक संस्कृति की तरफ हम नहीं जा रहे हैं और सामाजिक रूप से परंपराओं में बदलाव आ रहा है। इसी प्रकार से अर्नोल्ड एडरसन एवं सिल्स के अनुसार कुशलता, स्किल, प्रवीणता, स्किल, कौशल, यानी हमारी जो स्किल है उसका डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट यानी हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुशलता के विकास एवं रचनात्मकता, जो सर्जनशीलता है, क्रिएटिविटी है, इन दो को विशेष रूप से इन्होंने आधुनिकीकरण कहा है। एडरसन और सिल्स ने स्किल और क्रिएटिविटी दोनों को आधुनिकीकरण का प्रमुख, आपके कमेंट में देख रहा हूं, लास्ट में चर्चा करूंगा इन पर, बी क्लास है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सैमुअल हेटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण एक राजनीतिक एवं क्रांतिकारी प्रक्रिया है। क्या है? एक राजनीतिक एवं क्रांतिकारी प्रक्रिया है। और कहा कि राजनीतिक अस्थिरता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी जो पॉलिटिकल अस्थिरता है, बदलाव है, चेंजेस है, वो आधुनिकीकरण के कारण है। क्योंकि जो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था थी, चाहे यूरोप के अंदर है, चाहे विश्व के अन्य देशों के अंदर है, वो बदल रही है। तो यह पहले जो ग्रामीण कृषि संस्कृति थी उससे आगे निकलकर शहरी संस्कृति में बदल रही है, जिसे एल्विन टॉफलर ने थर्ड वेब की बात कही थी। वो थर्ड वेब क्या थी? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ थी। वो सर्विस सेक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन पहली लहर से
दूसरी लहर इंडस्ट्रियलाइजेशन को माना, तीसरी है वो सर्विस सेक्टर को माना। तो उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि जो पहली लहर से दूसरी लहर है वही मॉडर्नलाइजेशन है। आपका मैं समझ पा रहा हूं कि क्या चाह रहे हैं आप, अभी बात करेंगे हम। अभी ऑप्शन शायद नहीं मिल रहा है। एक दो दिन लगेगा क्योंकि ये ऐप है वो थर्ड पार्टी ऐप है, हमारे हाथ में होता तो हम तुरंत कर देते। जो कम ऐप बनाता है डेवलपर्स हैं, उनको हम लाखों रुपए पे करते हैं साल के, उनको बोला हुआ है और उन्होंने हमसे एक दो दिन मांगा है कि एक दो दिन के अंदर हम ऑप्शन आपको उपलब्ध करवा देंगे। इजेंस्टाड एक पश्चिमी थिंकर्स हैं, उन्होंने भी आधुनिकीकरण को बहु आधुनिक माना है। क्या माना है? बहु आधुनिक माना है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों में इसके भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। बहु आधुनिक मतलब बहुत सारे स्वरूप इसके हैं। ये उन्होंने कहा है कि दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा नहीं है कि हम जब पश्चिमीकरण के मॉडल की भारत में बात करते हैं तो एक ही हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देता है, वो है ब्रिटिश मुख्य रूप से। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ ऐसा नहीं है, यहां पे बहुत सारे स्वरूप अपने सामने रहते हैं। इन्होंने आधुनिकीकरण के 3 संरचनात्मक लक्षण बताए कि ये होने चाहिए। संरचनात्मक परिवर्तन आना चाहिए, सामाजिक गतिशीलता होती है और अपेक्षाकृत केंद्रीय और स्वायत्तधारी संरचनात्मक संरचना होनी चाहिए। स्वायत्तधारी यानी जिसमें व्यक्ति को किसी संरचना के चयन का अवसर होना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, पहले ऑप्शन नहीं थे मॉडर्नाइजेशन से। योगेंद्र सिंह के अनुसार, योगेंद्र सिंह की पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने मॉडर्नाइजेशन वाला टॉपिक है उसमें मैंने चर्चा की है। इनकी पुस्तक है द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण। उसमें ये लिखते हैं कि आधुनिकीकरण एक संस्कृति प्रत्युत्तर है, एक संस्कृति प्रत्युत्तर है, यानी ये सांस्कृतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। किनको महत्वपूर्ण मानते हैं? सांस्कृतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिनमें उन विशेषताओं का समावेश है जो प्राथमिक रूप से विश्वव्यापक और उद्विकासीय है। यानी आधुनिकीकरण क्या है? एक सांस्कृतिक प्रत्युत्तर है, यानी प्राचीन परंपरा के स्थान पे नई परंपराएं। उन्होंने कुल 6 प्रकार की परंपराओं की बात है वो कही थी और उनके मॉडर्नाइजेशन की बात कही थी। और इसमें प्राथमिक रूप से वे विशेषताएं शामिल है जो सर्वव्यापक है, यानी किसी एक क्षेत्र विशेष की नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो विशेषताएं हैं उन सब का समावेश इसके अंदर होता है। आधुनिकीकरण की विशेषताएं, हाँ, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्लास है, नेट के अंदर भी ये क्लास है। मुख्य रूप से यूनिट 8 है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके अंदर ये है। और नेट की जो है वो तीसरी यूनिट है, उसके अंदर ये चीजें हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण की विशेषताएं कौन सी है? मॉडर्नाइजेशन की विशेषताएं कौन सी है? पहली है नगरीकरण और आधुनिकीकरण, यानी मॉडर्नाइजेशन में के अंदर लोग है वो गांव से शहरों की ओर जाते हैं, यानी नगरीकरण होता है। लोग है वो कृषि व्यवसाय के स्थान पे
औद्योगिक व्यवसाय की ओर होते हैं, यानी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण और नगरीकरण आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं। इनके बगैर, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन सबसे पहले नगरों में आता है, फिर गांवों में आता है। दूसरी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धर्मनिरपेक्षता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी आधुनिकीकरण के कारण समाज में जो धार्मिक मूल्य होते हैं, रिलीजन वैल्यूज होते हैं, उनके स्थान पर तर्क, धर्म का स्थान है वो तर्क ले लेता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ले लेता है। आस्था कम होने लगती है, लोग है वो किसी भी काम के लिए धर्म के सहायता बाद में लेते हैं, पहले तर्क का सहारा लेते हैं। यानी डॉक्टर्स के पास पहले जाते हैं और तांत्रिक के पास में बाद में जाते हैं। पहले तांत्रिक या जो वेद, जो पुराने सामक जिनको बोलते थे, उनके पास पहले जाते थे। यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। मॉडर्नाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान है वो यातायात और संचार के साधनों का है। यातायात के साधनों से भी महत्वपूर्ण संचार के साधन हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई घटना घटित होती है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। और हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम चीजों को छोड़ रहे हैं, उसके पीछे भी संचार के साधनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन दोनों का, परिवहन के साधनों का, यातायात संचार के साधनों का तीव्र गति से आता है। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण ये इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया है। लोकतंत्रीकरण एवं नौकरशाही, ये दोनों बात है वो मुख्य रूप से, नौकरशाही की बात है वो मुख्य रूप से मैक्स वेबर ने कही थी, मॉडर्नाइजेशन के संदर्भ में ही कही थी कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर धीरे धीरे लोग है वो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को अपनाते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अधिकतम ब्यूरोक्रेसी को अपनाते हैं। एकल परिवारों का विकास होता है। आधुनिकीकरण के अनेक मॉडल हो सकते हैं। पश्चिमीकरण में केवल पश्चिम देश है, मॉडर्नाइजेशन के अंदर बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं। हम रूस से, कोरिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, अपने ही देश से चीजों को अपना सकते हैं। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें कि मॉडर्नाइजेशन कहां कहां मॉडर्नाइजेशन है वो दिखाई देता है, तो भारत के अंदर लोकतंत्र आया है। बहुत लंबा इतिहास नहीं है, 75 साल पहले ये आया है, तो ये मॉडर्नाइजेशन को दर्शाता है। हमारी जो एजुकेशन है वो धार्मिक नहीं है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इंफॉर्मेशन, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, महिला सशक्तिकरण है, अर्जित परिस्थिति है, वर्ग का उदय है, पैसे के महत्व में वृद्धि है। ये सब भारतीय संदर्भ में भी मॉडर्नाइजेशन के आयाम हैं। आधुनिकीकरण की चुनौतियां, चुनौतियां कौन कौन सी है? यानी मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स है वो कम होनी चाहिए, चीजें हैं वो बदलनी चाहिए सकारात्मक रूप से, अच्छाई के रूप से। लेकिन अभी भी हम देखें तो हम जाति, वर्ग, लिंग आधारित असमानता बनी हुई है। यानी ये समानता आधारित है, भेदभाव नहीं करता है, लेकिन फिर भी भेदभाव बना हुआ है, असमानताएं बनी हुई है। सांस्कृतिक टकराव, तो इसमें परंपरागत मूल्य और जो मॉडर्न मूल्य वैल्यूज है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है। आर्थिक विषमता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ कारण
हम एक उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर जा रहे हैं, हम भौतिकवादी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग कर रहे हैं। उसके कारण से हम ज्यादा औद्योगिकीकृत होते जा रहे हैं। उस वजह से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब एक कंसेप्ट और है इसी से मिलता हुआ, प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नलाइजेशन। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नलाइजेशन यानी बाद का एक मॉडर्नलाइजेशन, प्रारंभिक स्टेज का एक बाद का, उसके क्या रिफ्लेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है वो उलरिच बेक ने अपनी पुस्तक द रिस्क सोसाइटी में विकसित किया। ये कहता है कि यानी प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण क्या है कि आधुनिकीकरण कोई एक स्तर या रेखीय प्रक्रिया तो है नहीं, इसके अंदर चीजें हैं वो बदलती रहती है, चीजें हैं वो बदलती रहती है। और मुख्य रूप से 3 प्रकार से चीजें हैं वो बदलती है। पहला है जो परंपरागत समाज होता है, जिसमें परंपरागत मूल्यों की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। दूसरा मॉडर्न सोसाइटी, जिसके अंदर आधुनिकीकरण, विज्ञान, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इनकी स्थिति आती है। और तीसरी जो है प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण, यानी आधुनिकीकरण है प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण का मतलब क्या है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, ट्रेडिशनल तो गई, मॉडर्न जो सोसाइटी है वो स्वयं इनके प्रभावों की समीक्षा करती है और अपने वैल्यूज को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करती है। यही प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण है। सामाजिक संरचनाओं पर प्रभाव, तो इन्होंने उलरिच बेक ने प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण के संबंध में कहा कि इसके क्या प्रभाव हैं। तो इन्होंने जोखिम समाज की, रिस्क सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से अनेक खतरे उत्पन्न हो गए हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, परमाणु बमों का खतरा, युद्धों का खतरा, हम एक टाइम बम पे बैठे हैं, पर्यावरण प्रदूषण इतना खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है, महामारियां इतनी खतरनाक आती है कि ये जो मानव समाज है ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने ये रिस्क सोसाइटी कंसेप्ट है वो दिया था। साथ में इन्होंने एक आत्म संशोधन और आत्म विनाश का कंसेप्ट भी दिया। आत्म संशोधन यानी मॉडर्नाइजेशन है वो अपनी चीजों को देखता है और उनको रिस्ट्रक्चर करता है, जिसे प्रतिवर्ती मॉडर्नाइज आधुनिकीकरण कहा था। इसके साथ में इन्होंने आत्म विनाश को भी जोड़ा है। तो यही एक रिस्क सोसाइटी वाली बात है कि किस प्रकार से चीजें हैं वो होती है। अब इसके प्रभाव क्या है, तो इसके प्रभाव ये हैं कि इससे वैश्वीकरण तेजी से बढ़ता है, समाज के परंपरागत नियम बहुत तेजी से बदलते हैं और व्यक्तिकरण हो रहा है, इंडिविजुअलाइजेशन हो रहा है। इसमें सामूहिकता का जो बोध था वो समाप्त होता जा रहा है। लोग एकाकी होते जा रहे हैं, अपने तक ही सीमित होते जा रहे हैं। तो इससे एक परिवार की पहचान, एक समाज की पहचान, एक सांस्कृतिक पहचान है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। परिवार कमजोर पड़ते जा रहे हैं, संस्कृति कमजोर पड़ती जा रही है, सब कुछ समाप्त होती जा रही है। एक दोबारा से पहचान अब पुनः विकसित की जा रही है। बीच का दौर आया था कि समाज की पहचान, सांस्कृतिक पहचान खतरे में थी, लेकिन अब उस पर तुरंत प्रतिक्रिया की जा रही है। यही प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण है। तो प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण एक आत्म संशोधित प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक समाज
मॉडर्नाइजेशन के जो इफेक्ट होते हैं उनकी समीक्षा करता है और नई रणनीतियां अपनाता है। और ये प्रक्रिया लंबी चलती रहती है और इसके अंदर इसके अपने जोखिम भी है। अब है आधुनिकीकरण के सिद्धांत, मॉडर्नाइजेशन थियरी, कि ये मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है। तो अब इसको देखो, मॉडर्नाइजेशन का कोई एक सिद्धांत नहीं है, मॉडर्नाइजेशन की कोई एक मॉडल नहीं है। मॉडर्नाइजेशन नया, कुछ भी नया है वो मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्न, मॉडर्न का कोई एक ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न है, कुछ भी परिवर्तन है वो मॉडर्न है। किसी ने बगैर कॉलर की शर्ट पहन ली, मॉडर्न है। किसी ने छेद वाली शर्ट पहन ली, मॉडर्न है। कोई अंडरवियर पहन के घूम रहा है, मॉडर्न है। कोई ने फटी जींस पहन रखी है, मॉडर्न है। कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बीच में से बालों को उठा लेता है, कोई कैसे कर लेता है, कुछ भी कर ले, सब मॉडर्न है। तो इसका कोई एक मॉडल है वो नहीं है। फिर भी कुछ सिद्धांत विकसित करने की कोशिश है वो की गई है। उनमें से प्रमुख नाम है वो आंद्रे गेडर फ्रेक का। इन्होंने मुख्य रूप से आर्थिक आधार पर मॉडर्नाइजेशन को, डेवलपमेंट के आधार पर मॉडर्नाइजेशन को समझने का प्रयास किया है। इन्होंने उत्तर और दक्षिण, देखो वेस्टर्नलाइजेशन क्या है, पूर्व और पश्चिम की बात है। मॉडर्नाइजेशन पूर्व और पश्चिम की बात है। आजकल आप देखोगे तो एक कंसेप्ट चल रहा है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण, एक कंसेप्ट है। शायद आपने सुना भी होगा कि पूरी दुनिया है, पृथ्वी गोल है। जब इसको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो ये पश्चिम देश है और ये पूर्व के देश है, तो ये पश्चिमीकरण है। लेकिन ग्लोबल साउथ कुछ ऐसा नहीं है। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है कि दुनिया के जो भी महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये मुख्य रूप से 6 महाद्वीप है। इनके जो दक्षिण भाग है, इसमें एशिया की बात करें तो भारत है, चाइना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये है। अफ्रीका की बात करें, यूरोप की बात करें, ये सारे के सारे दक्षिण देश। तो जितने भी महाद्वीप है उनके नीचे के जो देश हैं उनको दक्षिण बोलते हैं। और ये जो देश हैं वो क्या है, अविकसित देश है या फिर विकासशील देश है। और जो उत्तर के देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, जापान हो सकता है, कोरिया हो सकता है, ये सब उत्तर के अंदर है। तो आजकल उत्तर और दक्षिण का कंसेप्ट चल रहा है। तो इनके बीच में जो संबंधों को हम देखते हैं, एक तरफ उत्तर के देश हैं वो विकसित हैं और दक्षिण के देश हैं विकसित और अविकसित और विकासशील है। तो इनको मेट्रोपोलिस सैटेलाइट संबंध का है। मेट्रोपोलिस सैटेलाइट संबंध है वो आंद्रे फ्रैंक ने कहा है। इसे आश्रयता, निर्भरता के तौर पर देखा जाता है। दक्षिण देश यानी तीसरी दुनिया के देश, और वो किन पर आश्रित है, वो विकसित देशों पर आश्रित है। और उन पर आश्रित होने के कारण वो देश ऐसी शर्तें थोपते हैं जो इन देशों के लिए, तीसरी दुनिया के देशों के लिए शोषणकारी है। अभी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी चल रही है, वो भी इसी का एक परिणाम है। तो इस प्रकार से आधुनिकीकरण एक समाजशास्त्रीय कंसेप्ट है और जिसमें ऐतिहासिक अवस्थाएं यानी परंपरागत अवस्था बदल रही है और धीरे धीरे हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं। यानी हम परंपराओं को छोड़कर आधुनिक औद्योगिकरण, शहरीकरण, नौकरशाहीकरण, लोकतंत्रीकरण, तकनीकी डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हो जाएगी कि इसमें सामाजिक परिवर्तन अवश्य होता है और ये परिवर्तन अनेक चरणों से गुजरता है। इसके अंदर आर्थिक विकास होता है, औद्योगिकरण होता है,
बाजार इकोनॉमी होती है, संस्थाओं में परिवर्तन आता है, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन आता है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है लेकिन सामूहिकता में कमी होती है। तो अब इसके जो आधुनिक थियरी है, आधुनिकीकरण के जो सिद्धांत है, उनके डब्ल्यू रोस्तो ने 5 चरण बताए। पहले परंपरागत समाज था, फिर संक्रमणकालीन समाज आया, फिर टेक ऑफ यानी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, फिर औद्योगिकरण विकसित हुआ जिसे परिपक्व औद्योगिक अवस्था कहा गया है, फिर उच्च उपभोग यानी उपभोक्तावादी समाज का विकास हुआ। तो ये 5 चरण इन्होंने बताए हैं आधुनिकीकरण के सिद्धांत के अंदर। पहले परंपरागत समाज था, फिर संक्रमणकालीन समाज में यानी कुछ चीजें बदलनी शुरू हुई, और फिर टेक ऑफ यानी जब परिवर्तन कंप्लीट हो गया तो औद्योगिकरण की शुरुआत आ गई। औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद में एक ऐसी अवस्था आती है, औद्योगिकरण कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में अनावश्यक चीजें हैं हम खर्च करने लगते हैं। वेबर ने कहा कि पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज के बीच मुख्य अंतर क्या है? तर्क संगतता है, रेशनलिटी है। आधुनिक समाज में नौकरशाही, पूंजीवाद और धर्मनिरपेक्षता अधिक होती है। टालकट पार्सन्स इसे किस प्रकार से बताते हैं? इसे जो इनका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है पार्सन्स, उसके संदर्भ में ये बात करते हैं कि पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में जो परिवर्तन है, तो इसको इन्होंने पैटर्न वेरिएबल्स के जरिए इन्होंने देखा है, और इसके अंदर जो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के आधार पर इन्होंने कहा है कि पहले जो पैटर्न था वो क्या था? प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर था, अब अर्जित परिस्थिति के आधार पर हो गया है। दीपांकर गुप्ता इसका मूल्यांकन करते हैं मॉडर्नलाइजेशन का, और ये मॉडर्नलाइजेशन का समर्थन तो करते हैं लेकिन इसके अंधाधुंधकरण यानी आंखें बंद करके मॉडर्नलाइजेशन का ये समर्थन नहीं करते। इनकी पुस्तक है मिस्टेकन मॉडर्निटी, 2000 में आई थी, मिस्टेकन मॉडर्निटी। तो इसमें इन्होंने जो मॉडर्नलाइजेशन की कुछ गलत फहमियां थी, गलत कंसेप्ट है, उनकी इन्होंने आलोचना की है। तो इन्होंने कहा कि हमें टेक्निकी विकास और मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करें, आंखें बंद करके उनका अनुकरण करें। जब हम आंखें बंद करके उनकी बुरी चीजों को भी ग्रहण करते हैं तो उसके लिए इन्होंने एक शब्दावली का प्रयोग किया है, पश्चिमी संस्कृति का नशा, वेस्टो टॉक्सिफिकेशन यानी पश्चिमी का विषैलाकरण। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हम उनकी चीजों को, हर चीज को ग्रहण करें। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हम उनके पिज्जा को खाने लग जाएं, हम गर्मी के अंदर भी हम टाई बेल्ट और बिल्कुल कस के करना हो जाएं, यानी पर पहनावा और खान पान या कुछ अन्य रीति रिवाजें हैं वो भौतिक चीजों से प्रभावित होती है। उनकी भौतिक स्थिति अलग है, अपनी अलग है। अब हम बगैर सोचे समझे हम बीमार पड़ जाएं तो भी हम करें तो ये गलत है। ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होनी चाहिए, अर्जित परिस्थिति को महत्व मिलना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, शासन के अंदर समानता होनी चाहिए। ये मॉडर्नलाइजेशन है, ना कि कुछ भी ग्रहण कर लो वो मॉडर्नलाइजेशन है। हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार पारंपरिक समाजों की आधुनिकीकरण के प्रति 5 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती है।
जो मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वो मॉडर्नाइजेशन जब अपनाती है तो वो 5 प्रकार से इन चीजों को अपना सकती है। 5 प्रकार की प्रतिक्रिया इनकी रहती है। पहली है अस्वीकारात्मक अनुक्रिया, यानी रिजेक्ट कर देना, मॉडर्नाइजेशन को रिजेक्ट कर देना कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि अभी तालिबान है, तो तालिबान कोई भी परिवर्तन को, महिलाओं की शिक्षा को, किसी चीज को लेकर वो स्वीकार नहीं करते हैं कि हम तो वैसे जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हम मॉडर्न नहीं होंगे। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कुछ प्रयास किए थे लेकिन उन्होंने वो नकार दिए कि हम तो 5वीं पास हैं, 5वीं पास ही रहेंगे, हम बीए पास नहीं होना चाहते। विकल्प युक्त प्रतिक्रिया, यानी जब ऑप्शन रहते हैं तो उनके बीच में सहअस्तित्व रहता है। परंपराओं और आधुनिक व्यवस्था के बीच में कोई सीधा संघर्ष नहीं होता है। जापान ने ऐसा ही किया, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन भी अपनाया है लेकिन अपनी ट्रेडिशनल चीजों को भी बनाए रखा है। और यही सबसे अच्छी बात होनी चाहिए कि हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी रहें और हमारे हाथ आसमान तक जाएं। ये सबसे अच्छा होता है कि हम मॉडर्न भी हो लेकिन जो कुछ अच्छी परंपराएं हैं उनको त्यागे भी नहीं। इसी की बात है वो विवेकानंद जी करते हैं, इसी तरह की बात है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा है वो की गई थी कि हमें पश्चिम के वैज्ञानिक सोच, पश्चिम के विज्ञान की और हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। तीसरी है आत्मसाती अनुक्रिया। तो इसमें आधुनिकताकरण को धीरे धीरे अपनाया जाता है और धीरे धीरे परंपरा बनी रहती है लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। समर्थक अनुक्रिया, यानी आधुनिकता को इसलिए अपनाया जाता है कि जिससे परंपरागत मूल्यों को मजबूती मिलती है। अब मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाते हैं लेकिन किसके लिए? परंपराओं के लिए। जैसे कि भारत में मंदिरों में देवताओं के दर्शन करना बड़ा अच्छा माना जाता है, दान देना अच्छा माना जाता है, तो मंदिरों ने क्या किया? ऑनलाइन दान लेना शुरू कर दिया, ऑनलाइन दर्शन देने शुरू कर दिए। तो आधुनिकता को भी अपनाया और परंपरा को और अधिक मजबूत किया। आजकल देखो बाबा भारत के कितने प्रसिद्ध हो रहे हैं, किससे? इन मॉडर्नाइजेशन की ओर से। विघटनकारी अनुक्रिया, और ये जो है कि बगैर देखे आंखें बंद करके कुछ जगह आधुनिकता को अपनाया जाता है, उससे परंपरा है वो बिल्कुल रूप से समाप्त हो जाती है। जैसे भारत के अंदर आध्यात्मिकता है, भारत की जो पारिवारिक मूल्य हैं वो धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? तो द चेंज टू चेंज, द चेंज टू चेंज, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये पुस्तक इनकी है। ये पुस्तक है हेंगिंगटन की, 1976 के अंदर आई थी। चेंज टू चेंज एक लेख है, वैसे पुस्तक नहीं है ये। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, आधुनिकीकरण एवं विकास, एस.सी. दुबे की है, पहले ये आई थी, इसका बाद में और संस्करण आया है। आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी, 2000 के अंदर जॉर्ज रिटजर की पुस्तक है। ये महत्वपूर्ण है, 3 नंबर। चौथी है भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह। द सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, 1985 में फोस्टर कार्टर की पुस्तक है। 6 नंबर है मॉडर्नाइजेशन थियरी एंड द लॉ ऑफ चेंज रीप्रिंट फ्रॉम, 2004 के अंदर
रॉबिन्स रोजस की ये पुस्तक है। तो ये पुस्तकें हैं इनकी। एक आधुनिकता और उत्तराधुनिकता वाला वीडियो भी मैंने लिखा है, देखें, 2 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप इसके साथ उनको भी देखें तो आप अच्छे तरीके से मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट मॉडर्निटी, मॉडर्निटी को समझ पाएंगे। अब है वीकली टेस्ट शुरू करवाएं। वीकली टेस्ट हम कंप्लीट तो स्टार्ट कर देंगे, आपके बीच बीच में टेस्ट है वो कंप्लीट टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। 130 नंबर आए थे नेट के अंदर 130 आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। कोई बात नहीं, अब की बार आप है वो जितनी हमारी क्लासेस है वो आप क्लासेस अच्छे तरीके से देख लीजिए। जितने हम टेस्ट लगा रखे हैं वो टेस्ट अच्छे तरीके से कर लीजिए। जितने हमने एमसीक्यू करवाए हुए वो एमसीक्यू आप कर लीजिए। हमने जो वीडियोज टेस्ट करवाए हैं उनको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। 100% नेट निकल जाएगा, गारंटी शुदा है वो नेट निकल जाएगा। बस इतना ही हम कह सकते हैं। 130 अगर पहली बार में आया है तो अच्छा स्कोर है, कोई बुरा स्कोर नहीं है। कंटिन्यूटी जरूरी है बस। अब 3 महीने का टाइम है, उसको लगातार आप तैयारी है वो करते रहिए, छोड़िए मत बस तैयारी को। ये होती है कि हम एक बार नेट का एग्जाम देते हैं, 4 महीने छोड़ दिया और फिर लास्ट के 1-2 महीने पढ़ते हैं तो फिर वही स्कोर में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। अगर आप 6 महीने कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो श्योर आपका नेट और जेआरएफ भी निकल सकता है। चलो ठीक, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।